सो हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ लिबर्टी और इसमें हम बात करेंगे लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग को। देखिए, जब हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले बताया कि हम लोग अच्छे अच्छे जो भी थॉट्स हैं ना, जो अच्छे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर अच्छी स्टडीज़ की हैं, उनकी स्टडीज़ आपकी बुक में पब्लिश की जाती है। तो लिबर्टी के टॉपिक में हमने थॉम्स का पढ़ा, अब हम लॉक्स का पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग लॉक्स का व्यू कवर करेंगे। अब लॉक्स अंकल जो हैं वो सिंपली एक बात कह रहे हैं, मतलब होते हैं ना, जैसे कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो वो कहता है ना कि यार कोई भी, चलो ठीक है, मना मत करो, कोई भी काम करो तो मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी कर लो, ठीक है। सो लॉक्स से समथिंग लाइक दिस। लॉक्स कहते हैं कि देखो, इससे पहले जब मैंने थॉमस पढ़ा था, थॉमस ने बोला था कि चॉइस वाला मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब ऐसे कैसे, मतलब बोल दिया कि जो तुम्हारी चॉइस है तो वो लिबर्टी है। जैसे कि वो कार वाला एग्जाम्पल था। अब उस बंदे को कार सीखनी है, वो उसकी चॉइस है, उसके पास कार है, मतलब उसके पास वो कंडीशंस भी अवेलेबल है और कोई कॉन्स्ट्रेंट्स भी नहीं है, मतलब फैमिली भी अलाउ करिए उसको, हाँ तो सीख ले। तो थॉमस बोलता है ये बात मेरे समझ में नहीं आती। थॉमस बोलता है कि चॉइस तो कल कोई गलत चॉइस कर लेगा तो क्या आप उसको लिबर्टी बोल दोगे। तो थॉमस ने चॉइस का कंसेप्ट डिनाई कर दिया, ठीक है। मैंने ये रिवीजन करवा दिया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब लॉक्स लॉक्स अंकल कहते हैं कि यार अगर चॉइस सही है और मॉरल फ्रेमवर्क में है तो क्या प्रॉब्लम है। मतलब चॉइस भी ऑफ कोर्स, हर चीज़ के दो साइड होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो वही लॉक्स ने बोला कि भाई चॉइस है तो ऐसा बोल देते ना कि मॉरल चॉइस जो भी सारी होगी वो लिबर्टी के अंदर होगी। अब तो खुश रहते थॉम्स। तो ये बात है, लॉक्स अंकल यही बोलते हैं, ठीक है। लॉक्स क्या बोलते हैं, एक बार चलिए रीडिंग कर लेते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो मैंने अभी बताया वही लॉक्स ने बोला है। सो लेट मी टेक द पेंसिल. In this view of liberty as choice exercised in the moral framework that comes across in Locke's understanding of the concept. This moral framework, आप लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग का अगर हम नोट्स बना रहे हो ना, तो थॉम्स कहता है चॉइस वाला भी मेरे समझ में नहीं आता, तो उसको आप लिख दो। और लॉक सीधा बोलते हैं मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस, मतलब मॉरल चॉइस को तो हम बोल सकते हैं, ऐसे बना लेना आप नोट्स। तो यहाँ देखो, दिस मॉरल फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ नेचर. लॉज ऑफ नेचर इज ऑल्सो अ टर्म, ओके, ये भी एक कीवर्ड है, आपको आंसर्स में यूज़ करना होगा। लॉ ऑफ नेचर क्या होता है, मतलब लॉज ऑफ नेचर क्या है वो भी बताऊंगी, रुको। ऑफ विच इक्वालिटी इज अ सेंट्रल टेनेट. अब ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग इक्वालिटी को समझते हैं ना, इक्वालिटी में टेनेट का मतलब आप अपनी बुक में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ लिख दीजिए, इट इज़ बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, यानी किसी भी चीज़ का मेन प्रिंसिपल जिस पे वो टिकी हुई है। तो सेंट्रल टेनेट, सेंट्रल प्रिंसिपल जो इक्वालिटी का है वो भी लॉज ऑफ नेचर ही है। मतलब जो चीज़ किसी, आपकी चॉइस अगर किसी दूसरे की चॉइस को, आपके एक्शंस किसी दूसरे की लाइफ को अगर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तो आपकी जो चॉइस है वो मॉरल है, ये लॉज ऑफ नेचर के अंडर आती है। सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। ये है लॉज ऑफ नेचर और मॉरल फ्रेमवर्क, यानी आपकी कोई भी चॉइस, आपका कोई भी एक्शन, कोई भी पोजेशन, पोजेशन मतलब कुछ भी आप जो होल्ड करते हो, आपके पास जो भी है, आपके कोई भी एक्शंस किसी को अगर गलत हार्म नहीं पहुंचाते, मतलब किसी को नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो वो मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, लॉज ऑफ नेचर के अंदर आते हैं। जैसे हमारी इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी में भी हम यही बोलते हैं कि जब हम न्याय करते हैं, बराबर की चीज़ देते हैं, तो हम किसी दूसरे के साथ अन्याय ना करते, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो बोलते हैं लिबर्टी में भी वही कर दो, वही चीज़ तो है, मॉरल फ्रेमवर्क में डाल दो। द लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक is that no one ought to harm, underline कर लो, is that no one ought to harm another in his life, health, liberty और possession. लॉ ऑफ नेचर क्या है कि एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान की लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी या पोजेशंस को हार्म ना करे, ठीक है। लिबर्टी एज अ नेचुरल राइट, लिबर्टी एज अ नेचुरल राइट for Locke is no more than the liberty to do what the law of nature allows. In other words, अब इसी चीज़ को सिंपल बोल रहे हैं, what is morally permitted, मतलब जो चीज़ मॉरली परमिटेड है, मॉरली मतलब हमारे संस्कारों के हिसाब से, हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से जो चीज़ सही है, जिस चीज़ से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, वो ठीक है, वो सही है।
उसमें एक इंसान अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर सकता है. फॉर लॉक ईच इंडिविजुअल इज़ फ्री टू एक्सटेंड द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम डज नॉट वायलेट द टेनेट ऑफ इक्वालिटी. उन्होंने बोला कि जो हमारा मेन प्रिंसिपल होता है ना इक्वालिटी का, कि सबको बराबर रखा जाए और किसी एक के फ़ायदे से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी के साथ न्याय करने पर किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए. सबको बराबर रखो. तो उस हिसाब से उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अपनी मॉरल चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहता है जिससे किसी और को कोई नुकसान नहीं है, तो उस चॉइस में क्या ख़राबी है. वो चॉइस तो हम कह सकते हैं ना कि वो लिबरल चॉइस है. यही अंकल लॉक्स कह रहे हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर. द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी. बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाईलाइट कर लो, बुक में साइड में अलग से लिख लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं. आपको पूछ लेते हैं लिबर्टी इंपॉर्टेंट है या इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, दोनों में से पहले क्या दोगे, कौन आप प्रायोरिटी में लिस्ट नंबर 1 और नंबर 2 किस पे डालो. तो सबसे पहले इक्वालिटी आती है. बराबर सबको रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लिबर्टी आ सकती है. ठीक है. अब इसका एक बहुत ही रीसेंट आपको एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल दूं तो वो है जब लॉकडाउन हुआ था. अब सबकी लिबर्टी है, कोई भी कह सकता है मेरी चॉइस है, मेरा घर है, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकता, मेरे को कौन अंदर बंद करने वाला है. ठीक है. यहाँ पर इक्वालिटी की बात क्या हुई, गवर्नमेंट ने बोला सब घर के अंदर रहेंगे, आपको अकेले को नहीं बोल रहा, और ये सबके फ़ायदे के लिए है, सबकी हेल्थ के लिए है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इक्वालिटी को पहले रखा, लिबर्टी बाद में आई. इक्वालिटी मतलब सबको बराबर रखो. अगर गवर्नमेंट ऐसा करती कि नहीं ये रिच फैमिली से है, इनको बाहर जाने दो भाई, इनके बड़े बड़े कारोबार है, इनको निकलने दो बाहर, जो गरीब है उनको अंदर रहने दो, उनकी वैसे वो टैक्स नहीं भरते, उनको अंदर ही पड़े रहने दो घर के अंदर, उनको बाहर मत निकल दो, ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल होता और बहुत ही मतलब पूरी वर्ल्ड थू थू करती, इतना गंदा एक्शन होता. बट गवर्नमेंट ने वो नहीं करा. गवर्नमेंट ने बोला बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेलिब्रिटी हो चाहे कोई गरीब इंसान हो, चाहे मिडिल मैन हो, कॉमन मैन हो, सबको लॉकडाउन का पालन करना है, एक्सेप्ट द पुलिस फोर्स एंड डॉक्टर्स टीम और जो हमारे कोविड वॉरियर्स थे उनके अलावा सबको अंदर. तो सबके लिए इक्वालिटी बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है, लिबर्टी बाद में आएगी तुम्हारी. तो लॉक्स ने भी यही चीज़ कही है कि द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी. किसी की इक्वालिटी को हर्ट कर कर किसी को लिबर्टी नहीं दी जा सकती. बराबर पहले, न्याय पहले. ठीक है. सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए. किसी एक की ज़िद या एक की लिबर्टी के कारण किसी दूसरे को हर्ट या उसके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता. ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है ना, द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इक्वालिटी, इसको प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गो एंड इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा साफ करो, आप और ज़्यादा ब्रशअप करो इस कंसेप्ट को, और ज़्यादा पढ़ो इसके बारे में. गूगल पे जाके सिंपली ये स्टेटमेंट लिखना, जितनी भी स्टडीज़ आती है उसके अंदर से एक बेस्ट टॉपिक लेके पढ़ लेना, या आपके जो भी टीममेट्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है उनके साथ डिस्कस करने का, तो आप कर सकते हो. उसके बाद ना, व्हाट डज लिबर्टी एज ए नेचुरल राइट इम्प्लाई फॉर लॉक्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचुरल राइट, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है कि नेचुरल राइट है, तुम्हारी बर्थ राइट है या नेचुरल राइट है, दे आर टू ह्यूज एंड बिग वर्ड्स. तो बोला है कि लिबर्टी एक नेचुरल राइट है. तो इससे क्या मतलब है लॉक्स का, एज अ नेचुरल राइट. अब MCQ में आ जाए तो पूछ सकते हैं कि किसने बोला था कि लिबर्टी नेचुरल राइट है. ये लॉक का कहना है. एज अ नेचुरल राइट लिबर्टी इज़ ए यूनिवर्सल राइट, मतलब आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते. इट इज़ अ राइट हेल्ड इक्वली बाय ऑल इन द स्टेट ऑफ नेचर. It is also a right that is bestowed by nature along with the right of life and property. जिस तरीके से आप राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दी है, उसी तरीके से राइट टू लिबर्टी भी एक यूनिवर्सल राइट है और वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक मोमेंट के लिए सोच के देखो, अगर लिबर्टी जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाए तो डेमोक्रेसी नाम की नहीं ना तो कोई चीज़ रहेगी, सीधी डिक्टेटरशिप आएगी. Let's move further. As a natural right, liberty is innate in human nature. ये पूरा पैराग्राफ अगर क्वेश्चन सीधा आता है नेचुरल राइट लिबर्टी का, तो पूरा पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट आंसर है उसका. As a natural right, liberty is innate in human nature, is universal and can be apprehended by reason. As a right bestowed by nature, Locke views it an inalienable.
In other words, one cannot waive from one person one cannot waive from one person's right to liberty. ये कह रहे हैं कि जो राइट टू लिबर्टी है यूनिवर्सल राइट है, नेचुरल राइट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है एक ह्यूमन के लिए, और वो आप किसी भी इंसान से छीन नहीं सकते. एज लॉक स्टेट्स, ये उनका स्टेटमेंट है, एवरीवन इज़ बाउंड टू प्रिजर्व हिमसेल्फ. बहुत ही बड़ी चीज़ गई है कि हर किसी को हक है खुद को बचा के रखने का, खुद को प्रिजर्व करके रखने का, एंड नॉट टू क्विट हिज स्टेशन विलफुली. So, by the like reason, when his own preservation comes not in competition, ought he, as much as he can, to preserve the rest of mankind. ये उनकी एक बुक है आई गेस, शायद उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. खुल के बोल रहे हैं लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल राइट है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लॉक्स लिबर्टी को. एज अ नेचुरल राइट, लिबर्टी प्रिसीड्स सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इन लॉक्स थॉट. मतलब लॉक्स कहते हैं कि लिबर्टी एक ऐसी राइट है जो हमारी सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट थॉट उन्होंने यहाँ पर रखा है. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी इज ड्रॉन टू प्रिजर्व नेचुरल राइट्स इंक्लूडिंग लिबर्टी. और सिविल सोसाइटी जो है वो हमेशा से राइट्स प्रिजर्व करती है. मतलब सिविल सोसाइटी इन द सेंस मीन्स हम लोगों को पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी राइट्स इंपॉर्टेंट है, तो हम उनकी डिमांड हमेशा रखते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं उन राइट्स को एक्सरसाइज करें जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ जाए. तो एज अ सिविल सोसाइटी इट्स ड्रॉन टू प्रिजर्व नेचुरल राइट्स इंक्लूडिंग लिबर्टी. लिबर्टी को हमेशा प्रिजर्व करती है सिविल सोसाइटी. वाइल द पॉलिटिकल सोसाइटी रेगुलेट्स लिबर्टी, और पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो लिबर्टी को रेगुलेट करती है, उसको संभालती है. इट हैज़ नो पावर टू कंस्ट्रेन इट, और कोई भी लिबर्टी को कंस्ट्रेन, उसको रोक नहीं सकता, लिबर्टी को कोई भी दबा नहीं सकता, उसे ख़त्म या हटा नहीं सकता. द लोकिन इंडिविजुअल इज गाइडेड बाय द faculty of reason in the exercise of freedom in conditions that are alterable. So, the Lokian individual will not seek the freedom to want to fly like a bird, but will seek the freedom to be heard, even if in a minority. Now, the next line, this is about flying. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? The Lokian individual is guided by the faculty of reason in the exercise of freedom in conditions that are alternable. अल्टरनेबल मतलब कि लॉक्स के व्यूज़ को जो फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि जो कंडीशंस हैं फ्रीडम की वो अल्टरेबल है, मतलब सरकमस्टेंस या उसके हिसाब से चेंज हो सकती हैं. ठीक है. सो द लॉकिन इंडिविजुअल विल नॉट सीक द फ्रीडम टू वांट टू फ्लाई. अब जो लॉकिन इंडिविजुअल है वो जो लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब समझा है, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे उड़ना है, कैसे उड़ोगे, यू आर ह्यूमन. लेकिन वो ये एक लॉजिक डिमांड रख सकता है कि वो है माइनॉरिटी पर उसकी आवाज़ सुनी जाएगी. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, नथिंग मच. वाइल द मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ लॉक्स इंश्योर एग्जिस्टेंस कंडीशंस दैट क्वालिफाई द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड द एलिमेंट ऑफ चॉइस. यहाँ पर आप जब जैसे जैसे कंक्लूजन के पास आएंगे हमें लॉक्स का कंसेप्ट भी ख़राब लगने लगेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ लूप होल्स होंगे. ठीक है. सो लॉक्स ने बोला ठीक है मॉरल चॉइस रख लो, और कुछ भी आप रीजनेबल और मॉरल चॉइस रखते हो जो किसी और को हार्म नहीं करते, तो वो ठीक है, वो लिबर्टी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब लॉक क्या बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस कंडीशंस दैट क्वालिफाई द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. चॉइस तो मॉरल हो गई, कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, एंड द एलिमेंट ऑफ चॉइस. ठीक है. कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, रिस्ट्रेंट्स नहीं है, और एलिमेंट ऑफ चॉइस दोनों मिला दिए. इट डज नॉट स्पेसिफाई वेज टू ब्रिंग आउट एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस टू फैसिलिटेट चॉइस. लेकिन क्या वो सूटेबल कंडीशंस हैं जहाँ पर इनकी चॉइस आगे आ सकती है, उसको आप एक्चुअली एक्सरसाइज कर सकते हो. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द अर्लियर एग्जाम्पल. अब देखो यहाँ पर एक अभी तक कुछ समझ में भी नहीं आया तो कोई भी टेंशन नहीं है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा. यहाँ पर ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान ने अपना करियर चूज़ किया. अब उस इंसान को अपना करियर चूज़ करने का उतना ही हक है जितना किसी और को इंसान है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा है. ठीक है. तो उसने अपना करियर चूज़ करा और उस करियर पे ही इज़ वर्किंग. तो ये क्या हो गई, एक मॉरल फ्रेमवर्क है, क्योंकि उसकी चॉइस किसी और को हार्म नहीं कर रही है. ही चोज़ टू बी ए इंजीनियर. वो चलो ठीक है तुम्हारी चॉइस है इंजीनियर बनने की, सॉरी मैंने एग्जांपल थोड़ा सा अजीब लिया, बट ठीक है, उसने जो भी चॉइस ली है,
सपोज कर लो उसको सिंगर बनना है, ठीक है, अब तो समझ थोड़ा रिलेटेबल होगा मे बी तुम्हारे लिए। उसको सिंगर बनना है, उसकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो किसी को हार्म भी नहीं कर रहा है। सिंगिंग इज़ अ गुड पैशन, राइट? तो वो किसी को हार्म भी नहीं कर रहा है, तो दैट्स परफेक्ट। ये लॉक के हिसाब से तो एकदम सही है कि हाँ तुम्हारी चॉइस भी सही है, किसी को हार्म भी नहीं कर रहा है और फैमिली भी कोई इशू नहीं है, फैमिली को भी कोई इशू नहीं है, तुम्हारी चॉइस भी सेफ है, तो ये एकदम परफेक्ट है लिबर्टी। वही अगर एक बेगर है, उसकी चॉइस है कि वो बेग करे और उसको कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, वो बेग कर रहा है, उसकी चॉइस है, तो क्या ये भी लिबर्टी है? लाइक इज दिस ऑल्सो लिबर्टी? नाउ सी हाउ वास्ट दीज टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर। वही चीज़ यहाँ बोली है, आई एम फ्री टू चूज माई करियर इन दिस लॉक इन स्कीम, दिस विल अमाउंट टू द फॉलोइंग: nobody has the right to dictate to my choice of career. I have so much right to choose my career as any other person. My choice should not harm anybody. ठीक है? These implications, however, do not take into account restraints on choice that are not natural. Again, going back to the example of a beggar who begs for a living, nobody need have dictated the beggar to choose nobody need have dictated the beggar to choose begging for a living, and neither does it harm anyone. Does it mean that the beggar choose to beg as a natural right? अब क्या उस beggar की वो natural right है that he is begging? Till now the concept of liberty or freedom has been discussed basically on the level of an individual. अभी तक हमने जितनी भी लिबर्टी पढ़ी है उसके साथ साथ फ्रीडम को अलाइन करके पढ़ा है, वो हमने एक इंडिविजुअल के बेसिस पे पढ़ा है, एक इंडिविजुअल की चॉइस पे, एक पर्सन की चॉइस पे। ये कॉन्सेप्ट एज अ ग्रुप भी अप्लाई होते हैं। ऑल्सो द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी इज इधर प्रिजर्विंग वन सेल्फ। हॉब्स क्या बोलता था कि लिबर्टी जो है वो खुद को प्रिजर्व करना है, और चॉइस के कंसेप्ट को थॉमस हॉब्स नहीं मानते थे इतना। और ऑपरेटिंग विद इन अ मॉरल फ्रेम वर्क, जो कि लॉक्स ने बोला था। लॉक्स ने बोला कि आप चॉइस को क्यों नहीं काउंट करें लिबर्टी में, लिबर्टी के अंदर एक अच्छी चॉइस हो सकती है जो मॉरल फ्रेमवर्क में फिट हो, तो क्या प्रॉब्लम है? बट नीदर ऑफ दीज कंसेप्शंस एड्रेसेस द हिंड्रेंसेस ऑफ हेरार्की एंड इनइक्वालिटी इन द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी। बट इन दोनों ही कंसेप्ट ने, जो हॉब्स अंकल और लॉक्स अंकल ने दोनों ने बोला, उन दोनों ने बस ऊपर ऊपर से ही माल बताया, मतलब ऊपर ऊपर की बात की। इन्होंने इन डिटेल तो बताया नहीं कि क्या होगा अगर सोसाइटी में हिराकी हो। ठीक है, हिराकी मतलब कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ थोड़े अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास, फिर जो सोसाइटी का लोअर केस होता है, लो कास्ट पीपल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको माइनॉरिटी मानते हैं लोग, तो उनके बारे में तो बात ही नहीं की इन्होंने। इनइक्वालिटी, जब बात लिबर्टी की, फ्रीडम की आती है, तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ना, ये बहुत बीच में अड़ते हैं कि यार अमीर है या गरीब है, हर किसी को बराबर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पर दिया जाता है या नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, पेपर में तो सब कुछ है। ठीक है, पेपर के आज जो हमारे इंडिया का पेपर वर्क है उसके हिसाब से पता नहीं कितने गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है, बट क्या एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल इतना काम होता है? आपको पता है, मुझे पता है, इन प्रैक्टिकल इतना कोई काम नहीं होता है। पेपर वर्क में ज़्यादा काम हो रखा है इंडिया में। ठीक है, बट कोई नहीं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंड रखते हैं। तो इन दोनों ने, हॉब्स और लॉक्स अंकल से हम कंप्लेन करते हैं कि आपने इन चीज़ों के बारे में तो बताया नहीं। सोसाइटी के अंदर हिराकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, रेसिज्म होता है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ भी बहुत होती है। अब चलो, जेंडर इक्वालिटी तो बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो लिबर्टी और फ्रीडम के मामले में, जेंडर इनइक्वालिटी। जितनी आपको भी पता है कि जेंडर बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। क्या दोनों को इक्वल इक्वालिटी मिलती है हर घर में? जी नहीं, हर घर में बराबर लड़के और लड़की को राइट मिले बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। दोनों के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं। एंड सल्यूट टू दोज फैमिलीज जो अपने दोनों किड्स को या दोनों जेंडर्स को, मेल फीमेल को, इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, वाइल लॉक डज कंसिडर नेचुरल इक्वालिटी एज अ प्री रिक्विसाइट, सोशल इनइक्वालिटीज आर नॉट एड्रेस्ड एट ऑल। अब लॉक्स ने ये तो बोला कि इक्वालिटी को हम नेचुरल कंसिडर करते हैं, नेचुरल राइट कंसिडर करते हैं, लेकिन उन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में तो बात ही नहीं की, सिर्फ इक्वालिटी के बारे में बात की। सोशल इनइक्वालिटी तो होती है ना। इट इज़ दिस हिंड्रेंस टू लिबर्टी दैट इज एड्रेस्ड इन राउज थॉट। अब इसके बाद आ रहा है राउज अंकल। पहले आए पहले आए थॉमस हॉब्स, देन लॉक्स, एंड नाउ राउसेस थॉट। ऑलराइट, अब हम जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कंसिडर द इंस्टेंस दैट सम ऑफ अस ओन अ व्हीकल एंड ट्रैवल बाय इन इट द सिटी. This can have two possible effects. One, it introduces a hierarchy between
दोज हु ओन अ व्हीकल एंड दोज डू नॉट। अब आपके पास एक व्हीकल है जिसमें आप पूरी सिटी घूमते हो, इसका ये पहला इफेक्ट आएगा कि ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा जिनके पास है कार और जिनके पास नहीं है। पहला डिफरेंस आपने सोसाइटी में क्रिएट कर दिया। सेकेंड, it increases pollution levels. Okay, wait a minute. It increases pollution level that is harmful to all. दूसरी बात कि आपकी व्हीकल है पर पॉल्यूशन तो वो पूरी हवा में छोड़ेगी, जो आप भी ब्रीथ करोगे दूसरे लोग भी ब्रीथ करेंगे। So liberty here can be understood as liberating the people of the city from the hierarchy and inequality between a few people owning vehicle and those who do not. Liberty is also choosing the right option, in this case a pollution free option. अब दो चीज़ें यहाँ पर दो बात कर दी इन्होंने कि पहली बात, लिबर्टी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लिबरेटिंग द पीपल ऑफ द सिटी फ्रॉम द हराकी, कि हम लोग सबको कार दे देते हैं, ठीक है, और इस इनइक्वालिटी को हटा देते हैं, एक काइंड ऑफ थॉट है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि लिबर्टी इज ऑल्सो चूजिंग अ राइट ऑप्शन, इन दिस केस अ पोल्यूशन फ्री ऑप्शन। अब आप ये कैसे कर सकते हो, ये ऐसे नॉर्म्स तो कुछ है नहीं, तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है। तो थॉम्स और लॉक्स के जो कंसेप्ट है उनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं ये, क्योंकि उन्होंने क्या बात नहीं की, उन्होंने हेराकी और इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं की अपने कंसेप्ट में। अब नेक्स्ट है राउस अंकल। ये प्रोनाउंसिएशन मैं इजी रख रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर इट, ओके, इट इज़ राउसेस। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, यू गाइज कमेंट बट यू डोंट लाइक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, you know it, yaar. Okay, thank you and we'll see you in the next lecture. Have a great day, and if you're watching at night, good night. Okay, bye bye, take care.